Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब आपको बताएं कि कराची में एक बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया है। कचरे से भरे नाले साफ न होने की वजह से करीबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। कराची में सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है और मजीद कितनी बारिश हो सकती है आज और कल शहर कायद का मौसम जो है वो कैसा रहेगा, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट साहब ने, अब्दुल रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर आपसे पूछना चाहेंगे अब बारिश की मजीद क्या सूरत हाल रहेगी? हमारा राब्ता उनके साथ मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको कराची से ही आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में इस वक्त हालत जो है वो इंतहाई अबतर है, लेकिन मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी इस हवाले से एक बार फिर से उनसे राब्ता करेंगे। इस वक्त हम शामिल करते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी, जो कि कल की बड़ी और अहम खबर थी। वो ये थी कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला 9 साल बाद सुना दिया गया है। केस में गिरफ्तार तमाम मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और 2 पुलिस अफसरान को गफलत बरतने के इल्जाम में 17 साल की सजा सुना दी गई है, जबकि मुकदमे के तीसरे मुआविन मुलजिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत ने इश्तहारी करार देते हुए इनकी जायदाद कर्क करने का हुक्म दिया है। बेनजीर कत्ल केस में कुल 300 समातें, 8 चालान और 67 गवाह पेश हुए, लेकिन 2 मरतबा वजीर आजम रहने वाली चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी के कातिल फिर भी नामालूम रहे। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार 5 मरकजी मुल्जमान को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया। सहूलतकारी और जुर्म की शवाहिद छुपाने में मुआवनत करने पर 2 पुलिस अफसरान को 17 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे के तीसरे मुआविन मुल्जिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत ने इश्तहारी करार देते हुए इनकी जायदाद कर्की करने का हुक्म भी दिया है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत के तकरीबन 2 माह बाद 28 फरवरी 2008 को कत्ल का मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज किया गया, जिसमें TTP सरबराह बैतुल्लाह महसूद समेत दीगर मुल्जमान को नामजद किया गया था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये केस पुलिस से लेकर FIA को सौंपा गया, जिसके बाद और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट अब्दुल रशीद साहब ने। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज और कल शहर का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी या नहीं। जी बताइएगा डीजी साहब, क्या सूरत हाल है मौसम की? कब तक बताया जा रहा है कराची में स्पेशली बारिश कब तक रहेगी? देखिए, अब्दुल रशीद चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची हूँ और बारिश का आपने पूछा तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि बारिश का इम्कान तेज बारिश का आज शाम तक है। गरज चमक के साथ बारिश आज शाम तक हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम वीक हो गया है। अब आज अगर जो बारिश होगी वो उसमें वो शिद्दत नहीं होगी जो सुबह बारिश में थी, और इसके बाद कल ये सिस्टम जो है लाइटिंग डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा और कल जो है कोई तेज बारिश का इम्कान नहीं है। हल्की बूंदाबांदी फुहार हो सकती है और क्लाउडी रहेगा कल। जी ठीक है, डीजी मेट अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे मजीद भी जानना चाहेंगे। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, ये बताइएगा जो ओवरऑल शहर कायद की सूरत हाल है उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या इकदाम अब किए जाएंगे इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, ये सवाल आपका मुझसे करने का नहीं है, मैं मेट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं आपको फोरकास्ट दे सकता हूँ। ये इंतजामिया से आप सवाल करें, सिटी गवर्नमेंट से या PDM में वगैरह। इंतजामिया से आपकी बात हुई होगी ना अब्दुल रशीद साहब, उनका क्या कहना है अब तक? जी हम नहीं पूछते उनके क्या काम, हम ये बता। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, ये बताइए कि ईद के मौके पर ओवरऑल ना सिर्फ कराची शहर का बल्कि पूरे मुल्क का ही मौसम किस तरह का होगा? देखिए, मैं बेहतर मौसम देख रहा हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में बारिश हो सकती है कल, क्योंकि जो सिस्टम मूव किया है कराची से वो बलूचिस्तान की तरफ आगे बढ़ा है। और कराची में मैंने आपको किया कि लाइटें डीजल से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्लाउडी रहेगा कल। अच्छा, जनूबी एशिया के हवाले से ओवरऑल कहा जा रहा है कि जी तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, तूफानी बारिशें होंगी और इस तरीके से हवाएं चलने का भी जो है वो कुछ सुनाई दे रहा है, तो इस हवाले से बताएं क्या वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, अभी जो ये स्पेल आपका बरसा है पूरे सिनेमा कराची में, ये फिलहाल आज के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा, कल परसों बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी इसके बाद पीछे कोई स्पेल नहीं है पाइपलाइन में, जो ये है कि हमारे इलाके को फिर मजीद बारिश देने वाला है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मानसून अभी बाकी है, सीजन हमारा सितंबर तक, तो कोई नया स्पेल बनकर दोबारा आ सकता है। फिलहाल पाइपलाइन में नजर नहीं आ रहा। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं बारिश का ये वाला सिलसिला तो आज या कल में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई आगे आप देख रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म का कोई सिलसिला दोबारा हो, बारिश का कोई नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा हो? नहीं, मैंने आपसे भी अर्ज किया ना कि पाइपलाइन में कोई हमें नजर नहीं आ रहा पीछे, लेकिन मौसम अभी सीजन बाकी है मानसून का सितंबर तक, तो कोई सिलसिला बन के बाद में सामने आ सकता है, फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि मानसून का सिलसिला जो है अभी थोड़ा बहुत बाकी है। अच्छा डीजी मेट साहब, डेफिनेटली हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कल भी हमने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई, आज आप कह रहे हैं कि बारिश अगर होती भी है तो उसका वो जोर नहीं रहेगा, तो क्या लगता है आपको ओवरऑल अभी इस पूरे मंथ में गाहे बगाहे बारिश होती रहेगी, मौसम इसी तरीके से बदलता रहेगा?
मैं आपसे अभी पहले भी अर्ज किया कि मानसून खत्म नहीं हुआ, ये स्पेल खत्म होने जा रहा है। तो मानसून हमारे यहाँ 30 सितंबर तक रहता है, तो बाद में कोई स्पेल बन के फिर सामने आ सकता है। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमें नजर नहीं आ सके कोई स्पेल के पीछे है या नहीं। फिलहाल तो बना हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, सिटी गवर्नमेंट से आप लोगों की कोई बातचीत हुई हो, किस तरह से रेस्क्यू के अमल को बेहतर किया जा सकता है, कोई इस हवाले से बातचीत हुई हो? देखिए, रेस्क्यू का अमल को करना का काम है, बेहतर बनाना, उनको अच्छा करना, ये भी उनका काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है, मैंने हमने ये बता दिया कि मौसम क्या होने जा रहा है, वो हमने बता दिया सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ थे और मौसम के हवाले से तफसीली तौर पर जो मेरा ख्याल है मैक्सिमम सवाल बन पाते थे हमने आप लोगों को आगाह किया है। और मेरा ख्याल है कि ईद के मौके पर भी मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बूंदाबांदी के इम्कान है। कराची में भी वो जोर तो नहीं होगा, लेकिन बारिश जरूर जारी रहेगी। डीजी मेट साहब जो है, जब हमने उनसे पूछा इस बात के बारे में कि जी मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरा काम नहीं है इकदाम के हवाले से, डेफिनेटली आपका काम नहीं है, लेकिन जब आप मौसम की इतला देते हैं सर्टन इदारे को, जब आप मौसम की इतला देते हैं इंतजामिया को, तो डेफिनेटली इंतजामिया आपको जरूर बताती है। इंतजामिया आपसे कहती है ठीक है जी, अगर आपने हमें बताया कि जी झक्कर चलेंगे या तूफान चलेंगे तो हम इसके लिए ये बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा तो आपको अपडेट होना ही चाहिए कि अगर हमने किसी को खबर दी है तो उसके ऊपर फिर क्या इकदाम होने चाहिए। और फिर ये बात वही आ जाती है ना कि जो भी शख्स, आप जिस शख्स से भी बात करें, जिस शख्स से भी आप जो कुछ भी कहें, वो कहते थे जी मेरा काम तो इतना ही है, मुझे आगे का नहीं पता। अपनी अपनी डोमेन में सब काम करते हैं। मेरा ख्याल है जरूरी भी ये है कि आप अपनी जिस डोमेन में काम कर रहे हो उस काम के साथ ऑनेस्ट हो और उस काम के बारे में आपको प्रॉपर नोहा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और टॉप वर्ड स्टोरी से भी आपको आगाह करें कि डॉक्टर साद बिन नासिर ने खुतबा हिज्जतुल वदा में कहा है कि ज्यादती मुसलमान के साथ हो या गैर मुस्लिम के साथ, इस्लाम में मना है। किसी फिरके और गिरोह का प्रचार करने के बजाय जरूरी है कि मुसलमान कुरान से रुजू करें और हर किस्म के तासुब से इज्तनाब करें। हाँ बिल्कुल, मुसलमान पर लाजिम है कि उन हुदूद की हिफाजत करें जो अल्लाह ने उसके लिए खींच दी है। लाखों आज़मीन हज के रुकन आज़म वकूफ़ अराफात के लिए मैदान अराफात में जमा हुए तो मस्जिद निमरा में डॉक्टर साद बिन नासिर अल शतरी ने खुतबा हज में कहा कि जिसने अल्लाह की इबादत की वो कामयाब हो गया। एक अल्लाह को मानने का मतलब है अल्लाह की सिफात में किसी और को शामिल ना किया जाए। डॉक्टर साद बिन नासिर अल शतरी ने मज़ीद कहा कि मुसलमानों के हुक्मरानों को चाहिए कि अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थामे। डॉक्टर साद बिन नासिर अल शतरी ने खुतबे में बताया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसी की इबादत करो और उसी के आगे सर झुकाओ। खुतबा हज में डॉक्टर साद बिन नासिर अल शतरी का कहना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजा और इस्लाम अच्छे इखलाक की तालीम देता है। अल्लाह ने वादा किया है कि मुत्तकी बंदे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमरीका में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मसाजिद में ईद के इज्तिमात हुए, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए राह खुदा में जानवरों की कुर्बानी दी गई है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात होने में बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर शरीक हैं। दूसरी जानिब हिजाज मुकद्दस में मौजूद हजाज कराम ने कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देकर एहराम खोल दिए। बड़ी ही जबरदस्ती बात है। और जहाँ पर आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है जिन जिन ममालिक में, उन तमाम लोगों को, सबको हम जो है वो ईद मुबारक भी कहना चाहेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद और बहुत सी बातें होंगी और काफी दिलचस्प होने जाएंगी, क्योंकि आज है जनाब चांद रात। लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जी आज हम बात करेंगे कुछ मंडी के हवाले से भी, और आज आखिरी दिन है जहां पर आप जाकर जल्दी से अपने बकरे, गायें, बैल जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं, अपनी कुर्बानी के जानवर को खरीद सकते हैं। तो इस वक्त बारिश के बाद मंडी की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें आगाह कर रही है शाजिया। आइए उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसा कि बारिश के बाद सूरत हाल देखने को मिली है मुझे कि तमाम टेंट्स जो हैं वो बारिश की वजह से गिर गए हैं और जानवर जो हैं, लोग जो व्यापारी हैं वो अपने जानवरों को लेकर बाहर आ गए हैं, क्योंकि मंडी में कीचड़ की सूरत हाल बहुत ज्यादा है और यहाँ पर आने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना है। उनका लोगों से हमने जो बात की है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है जानवरों के दाम अभी गिरे नहीं है, दाम उसी तरह से है
और इसके अलावा उनको जानवर काफी ढूंढने के बाद मिला भी है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे मसला है वो भी उन्हें दरपेश है, क्योंकि गाड़ी वाले बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं शहर तक जाने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ, वो बताएंगे अपनी परेशानी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आपको क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिली यहाँ पर मंडी में, आप किस तरह से जानवर खरीद पाए? बहुत मुश्किल से खरीद पाए मैडम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट भी बोल रहे, और जब खरीदा तो गाड़ियों वाले भी कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहे, लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। कहाँ तक, आप कौन से इलाके तक लेके गए अपना जानवर? नाजबाबाद 4 नंबर तक लेके गए, 3,500 रुपए में सुजुकी में, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आम दिन में जैसे अगर बारिश नहीं होती है तो फिर आपको क्या रेट मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के? आम दिन में वैसे अगर मुनासिब हो तो 1200, 1300, 1500 तक होने चाहिए, इतनी ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बारिश की वजह से बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं काफी ज्यादा, मजबूरी से गलत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, और मतलब तमाम लोगों के यही हालात हैं या फिर और भी कुछ लोग नरमी भी बरत रहे हैं? नहीं, तमाम लोगों की यही हालात है। गाड़ी वाले तो कुछ ज्यादा ही जालिम है। यहाँ जो दाम भी चल रहे हैं ये मंडी वालों के, वो भी कुछ ज्यादा ही है। जानवरों के रेट कैसे मिले आपको यहाँ पर अभी बारिश होने के बाद? बारिश होने के बाद भी वही दाम है, काफी ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है जी। जी आपने इनकी बातें सुनी, इनका जैसे कि कहना है कि यहाँ पर जानवरों के रेट भी बहुत ज्यादा हाई है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला दरपेश है अवाम को, वो भी यहाँ पर उसी तरह से एज इट इज है। और इसके अलावा शहर तक जिस भी इलाके में लेके जा रहे हैं, अगर 1100-1200 आम दिन में लेते हैं वो तो वो रेट डबल ट्रिपल करके उसको 3000-4000 के ऊपर आ गए हैं और वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जी शाजिया की बात वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में मुअव्वन मुलजिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत ने इश्तिहारी करार देते हुए उनकी जायदाद कर्की करने का हुक्म दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद है साबिक सदर के वकील फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल एक अहम फैसला जो है वो आया है बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से, और साबिक सदर जो है परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, साथ साथ उनकी जायदाद भी जब्त कर ली गई है। इस हवाले में आपका सबसे पहले क्या कहना है? देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हद तक पे जो फैसला आना था वो तो यही पॉसिबल था कानूनी तौर पे, क्योंकि वो अदालत के सामने नहीं आ सके थे। वैसे तो जो पूरा ट्रायल है उनको एग्जेम्पशन दी गई थी, और इन जज साहबान जो पहले जज साहब थे वो एग्री कर गए थे कि जनरल मुशर्रफ का जो स्टेटमेंट है, एक ये टेक्निकल हमारा 342 का स्टेटमेंट होता है, जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस मुकम्मल कर लेती है तो अक्यूज को मौका दिया जाता है कि वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। लेकिन मौजूदा जज साहब जो हैं उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। एनीवेज ये जो फैसला भी आया है ये पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है ये उसमें द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग जजमेंट आई हैव एवर कम अक्रॉस। इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि प्राइम एक्यूज को छोड़ दिया गया और को एक्यूज को फुल सजा दे दी गई। ये पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें ये जजमेंट बहुत ही अजीबोगरीब जजमेंट है, जिसमें ना कातिल का पता चल रहा है ना कत्ल करने का तरीके का पता चल रहा है, लेकिन सजा जो है वो 2 पुलिस वालों को स्केप गोट बना के दे दी गई है। जी अच्छा फैसल चौधरी साहब, डेफिनेटली आप ये कह रहे हैं बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा जो है ये फैसला आया लीगल हिस्ट्री के दरमियान। अब क्या अगला स्टांस क्या होगा आपका? क्या जनरल मुशर्रफ वापस पाकिस्तान आएंगे, दोबारा इन केसेस का सामना करेंगे, या दोबारा से जो है वो आप कोई रिव्यू करेंगे? अगला स्टांस क्या है आपका? ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से पूछने का सवाल है जी। मैं तो उनका वकील हूँ जी, ना तो मैं उनका सियासी तर्जुमान हूँ, ना ही मैं उनसे ये बता सकता हूँ कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। वो जब आएंगे जी, बीइंग अ लॉयर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? बीइंग अ लॉयर जी, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन के मैं उनको ये बयान दूं। ठीक है फैसल साहब, इतना तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये फैसला जो आया है परवेज मुशर्रफ के साथ से इस फैसले को कबूल किया गया है या नहीं, या इसमें कोई ऐसा मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है कि फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? का सवाल है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से पूछने का सवाल है वकील। नहीं, आपसे हम लॉ के मुताबिक पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है?
ये फैसला चैलेंज होगा और ये पहली पेशी पे उड़ जाएगा। अच्छा, और ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई बदतरीन फैसला है और ये फैसला जो है ये एक ज्यादती है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कद काट की लीडर के साथ। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ भी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे अजीबो गरीब फैसला, मायूस कुन फैसला, हैरान कुन फैसला मैंने नहीं देखा है और ये कानून के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन भी करेंगे थोड़ी देर में माहिर कानून, और अभी हमारे साथ इस वक्त मज़हर बल्ला साहब मौजूद हैं। मज़हर बल्ला साहब, जो फैसला आया बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल केस के हवाले से अडियाला जेल में, उस हवाले से बताइए आप क्या समझते हैं? जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिया गया है और उनकी जायदाद की कर्की के हवाले से भी फैसला सुनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला एक ऐसा अनोखा फैसला है जिसमें कातिल को तो कोई सजा नजर नहीं आ रही, कातिल कहीं सजावार होते हुए नजर नहीं आ रहे और एक ऐसे शख्स को आपने इश्तिहारी करार दे दिया, उसकी जायदादें कुछ कर ली जो इस बात से उस वक्त हुक्मरान। दूसरी जो सजाएं, अच्छा ये सजा जो परवेज मुशर्रफ को हुई होगी ये 307 के तहत हुई होगी कि वो साजिश में थी। अच्छा दूसरी जो सजा दी है वो बेचारे वो पुलिस अफसरान हाईकोर्ट में जाएगा केस, इसलिए कि इसको परवेज मुशर्रफ साहब भी चैलेंज करेंगे और इसको पुलिस अफसरान भी चैलेंज करेंगे जिनको सजा हुई है और खुद इसको पीपल्स पार्टी भी चैलेंज करेगी। अलबत्ता एक बात है कि पीपल्स पार्टी को जो दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा सके। जो उन्होंने डॉक्टर आसम या अयान अली के मामले में दिलचस्पी दिखाई, काश वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में भी इतनी दिलचस्पी दिखाते, वो उन्होंने दिलचस्पी तो नहीं दिखाई। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई बिल्कुल भी। अभी हमारे साथ फैसल चौधरी साहब भी जो हैं वो मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब, डेफिनेटली हम इस फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डेफिनेटली आप स्पोक पर्सन तो नहीं है, लेकिन कानून की रोशनी में ये बताइए कि जब आप ये फैसला चैलेंज करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वाकई आप कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा में जो है ये फैसला ख़त्म हो जाएगा? इस हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि वो क्योंकि सियासी मामलात है ना जी, तो मेरा क्योंकि बतौर वकील उनसे ताल्लुक नहीं है तो मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा था। देखिए कानूनी एतबार से मैं आपको बताऊं कि ये 3 चीजें होती हैं जी जिससे ये एक फैसला आता है या कोई मुकदमा चलता है। पहले होती है जी इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश, फिर होती है प्रोसिक्यूशन यानी अदालत में इस्तगासा की, और तीसरी जजमेंट आती है। तो आप ये देखिएगा कि ये ना तो इन्वेस्टिगेशन सही हुई है, ना ही प्रोसिक्यूशन में उनको जान नजर आती है और ना ही ये जजमेंट इस काबिल है कि जो है इसको सस्टेन लीगली किया जा सके। आप हैरान कुन तौर पे देखिए होता क्या है कि जो को एक्यूज है यानी ये जो 2 पुलिस वाले साहबान, ये बड़े अच्छे कैरियर ऑफिसर है, खुरम शहजाद और सऊद अजीज, इनमें ये बहुत ही इनकी रेपुटेशन अच्छी है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो इनको आपने स्केपगोट बना के फुल सजा दे दी है, लेकिन ये तो को एक्यूज थे, जो मेन एक्यूज है उनको आप बरी कर रहे हैं, जो कि तालिबान, आपको पता है इनमें से 2 वो लोग हैं जो कि मोस्ट वांटेड तालिबान की फहरिस्त में हैं जी बिल्कुल, और हमारी पूरी दुनिया को ये वांटेड है। उसको इस तरह से हमारे जो निज़ाम इंसाफ है ये उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये जो जज साहब ने जो फैसला पता नहीं किस दानिश में दिया, किस हालात में दिया, ये बहुत ही एक फैसला जैसा भी था, लेकिन फैसला अब आ चुका है और इस फैसले के हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या समझते हैं आप कि अब साबिक सदर के लिए इस फैसले के बाद कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए साबिक सदर की जहां तक तो बात है, उनको तो एब्सेंशिया में सजा हुई है, उनको तो जो है वो एक कानून के तहत प्रोसीजर के तहत उनकी ऑर्डर हुआ है और ये ऑर्डर चैलेंज हो जाएगा। उनकी जायदाद जो है वो सदर मुशर्रफ साहब की अकेली नहीं है, स्पेशल जो हाई ट्रीजन का केस है उसमें भी हमने बेगम साहबा मुशर्रफ और उनकी बेटी जो साहबजादी हैं उनकी तरफ से एतराज़ात दाखिल किए हैं, तो वो इस केस में हो जाएगा। सदर मुशर्रफ तक की सजा नहीं है, तो काइंडली इसको जरा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, ये सदर मुशर्रफ साहब क्योंकि वहां पे उनकी हद तक मुकदमा रोक के
बाकियों को सजा दी गई है। सदर मुशर्रफ साहब को जो इश्तिहारी करार देना या वो एक प्रोसीजरल, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, वो जब भी आएंगे, जब किसी कोर्ट के सामने पेश होंगे, ये फैसला सेटिस्फाइड हो जाएगा और उनकी हद तक शायद मुकदमा वापस दोबारा चले। बल्कि मुझे तो ये भी इस फैसले को देखने के बाद ये भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये शायद केस रिमांड हो और ये शायद केस भी दोबारा चले। ठीक है फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा और अभी मजहर बल्ला साहब की जानिब बढ़ते हैं। मजहर बल्ला साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो करीबी साथी हैं वो यही कहते हैं कि जी जब आसिफ अली जरदारी के अंडर जो है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस थे, तमाम इस तरह के इदारे थे जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई और अब जब ये फैसला आया है तो इस तरह का ये फैसला सामने आया है जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है कि जी आपने जो फोकस लोग थे उनको छोड़ दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पीपल्स पार्टी ने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हर साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पे जलसों से खिताब करते रहे और कई साल तक वो यही कहते रहे कि हम कातलों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं ये कितना फासला है जो तय ही नहीं हो रहा कि वो करीब तो पहुंच चुके हैं लेकिन फासला नहीं सिमट रहा। मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया है कि पीपल्स पार्टी ने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। उनके अपने दौर में भी वो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करा सकते थे मगर नहीं कराई। और आपको अगर याद हो तो ये जो सऊद अजीज साहब है, ये जो पुलिस अफसर वहाँ के DIG, इनको तो मुल्तान में लगा दिया गया था यूसुफ रजा गिलानी ने प्रमोट करके। जिनको सजा दी गई है उन्हें तो तरक्कियां मिली। मजहर बल्ला साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले में हमने देखा कि तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं और इतनी ताखीर के बाद ये फैसला आया है और इस फैसले के अंदर जितनी दिलचस्पी पीपल्स पार्टी को लेनी चाहिए थी वो तो इसी बात से वाज़ेह हो जाती है कि कल जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो कोई आला क़यादत पीपल्स पार्टी की नहीं थी। क्या समझते हैं आप, क्या वजह है पीपल्स पार्टी ने इस केस को इतना ईजी क्यों लिया, इतना लंबा मतलब इतना प्रोलॉन्ग होने ही क्यों दिया, इंटरेस्ट इतना क्यों नहीं था इस केस में? मेरा ख्याल है पता नहीं इसमें जो दिलचस्पी नहीं ली गई, मतलब डॉक्टर आसम के केस में बहुत दिलचस्पी ली गई जी, अयान अली के केस में बहुत दिलचस्पी ली गई बिल्कुल। तो अयान अली के लिए तो पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा साहब पेश होते रहे और वो जजेस के सामने ये कहते रहे कि इस लड़की की आग से बचे। तो यहाँ तो ना पीपल्स पार्टी का कोई वकील नजर आया, हालांकि उनके पास बड़े बड़े नामवर वकील हैं। कहाँ गए फारूक एच नाइक, कहाँ गए सरदार लतीफ खोसा, एतजाज हसन और इसी तरह के बाकी वकला, और पीपल्स पार्टी की क़यादत कहाँ गई वो भी नजर नहीं आई, याले भी नजर नहीं आए। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की क़यादत को शायद इसलिए दिलचस्पी ना हो कि इस केस से उनको कोई पैसे नहीं मिलने। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। मजहर बल्ला साहब, इस वक्त हमें बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथी रहनुमा नाहिद खान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। नाहिद साहब, बात हो रही है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के हवाले से, अडियाला जेल में जो कल फैसला आया है उस हवाले से आप क्या समझती हैं, किस हद तक मुतमईन है, क्या कहेंगी, क्या कमेंट करेंगी इस फैसले पे? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इंतहाई डिप्रेसिंग और इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे फैसले से, क्योंकि देखिए अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी लाने में जिनका सबसे मेजर रोल था जी, अगर उनको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम तो सब कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे, इस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी खुद 5 साल हुकूमत में रही है, जरदारी साहब खुद सदर पाकिस्तान रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम रहे हैं, एजेंसीज सारी इनके पास थे, रिसोर्सेज सारे इनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी सीरियसनेस नहीं दिखाई बीबी की इन्वेस्टिगेशन में। इनको अपने इक़्तिदार से मतलब था, इनको अपने इक़्तिदार की जरूरत थी, इसलिए उनको कभी बीबी भाई वो चली गई। तो ये मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा ज्यादती, दूसरों की तो मैं बात नहीं करती, मैं दूसरे तो जो एविडेंस या जो उनको सबूत दिए जाएंगे उसी की बिना पे जज साहब ने फैसला किया होगा, मुझे नहीं पता, इसलिए कि ना फैमिली ने कभी उनको केस को परसू किया है, ना कभी उनके कोई वकील गए हैं, ना कोई पार्टी का बंदा वहां पे गया है।
आप देखें ना कि यानी हर बंदे के केस में वर्कर्स को भी भेजा जाता है, बड़े से बड़े लॉयर को भेजा जाता है, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा पार्टी की कायद के जो उस पे था, उस पे कोई बंदा, कोई वकील इन्होंने खड़ा नहीं किया। नंबर 2 ये कि आप देखें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का मर्डर हुआ 27 दिसंबर को। इन्होंने 13 यूनानिमस रेजोल्यूशन दोनों हाउसेज में पास किया यूनाइटेड नेशन के लिए। पहले स्कॉटलैंड यार्ड आया, स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट आई, फिर वो आया, यूनाइटेड नेशन आया 13 महीने बाद। उन्होंने 9 महीने के बाद एक रिपोर्ट दी, जिसमें रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। लेकिन आप देखें कि बदकिस्मती ये कि मैं गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। ठीक है नाहिद जी, अपनी राय से आप हमें आगाह करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम बढ़ेंगे फैसल साहब की जानिब, जो कि साबिक सदर के वकील भी हैं। ये बताइएगा फैसल साहब कि अब इस केस में आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मजीद निकल सकती हैं? अब तो जी इस जो जजमेंट है इसके खिलाफ ऊपर हायर कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट में, और वो अपील जो है वो की जाएगी जो कॉन्विक्ट है उनकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होगी आई एक्सपेक्ट, क्योंकि वो जो 5 मेन अक्यूज्ड हैं उनको जो छोड़ा गया है और उनके खिलाफ तो काफ़ी शहादतें मौजूद थी। आई एम वेल अवेयर ऑफ द एविडेंस, ने देखा है, फाइल भी पढ़ी है। जनरल मुशर्रफ साहब का मुझे तो बड़ा ओपनली मैं कहता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का भी नाम आया या जनरल मुशर्रफ का नाम आया, ये सारा पोलिटिसाइज मामला है। केसेस में जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ते। इसको खालिस्तान कानूनी बुनियादों पर नहीं देखा। फॉर एग्जांपल नाहिद आपके साथ हैं, नाहिद खान अंदर थी, इनके सफदर अब्बासी साहब अंदर थे, बीबी के ड्राइवर और उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर थे इम्तियाज साहब, इनमें से किसी को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। ये चशमदीद गवाह है। वहां पे क्या हुआ, बीबी का दुपट्टा जिससे ये पता चल सकता था कि बुलेट वुंड था, क्योंकि वो अगर प्रेजेंट किया जाता है एज एविडेंस तो उसमें सुराख होता, अगर लेजर गन होती तो उसकी बर्निंग होती, और कुछ भी ना होता तो वो सिर्फ जो उनका ब्लड स्टेन थे। बल्कि 22 मार्च को हामिद मीर साहब के, मुझे रेफर करना पड़ेगा एक इंटरव्यू, हामिद मीर साहब को कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देते हुए आसिफ जरदारी साहब ने ये एडमिट किया है। उसके आप यूट्यूब पे जाएं, 10वें मिनट से 12वें मिनट में वो जो इंटरव्यू का हिस्सा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आसिफ जरदारी साहब ये एडमिट कर चुके हैं कि वो हैच थ्योरी थी। और ये बिल्कुल नाहिद खान ठीक कह रही हैं, मैंने उनको ना कभी किसी हेयर को वहां पे देखा। लतीफ खोसा साहब अपीयर होते थे मार्क एलन सीगल की जो हमने क्रॉस की थी उसके सिलसिले में, और लेकिन मैंने भारत और पीपल्स पार्टी का कोई वहां पे इंटरेस्ट नहीं देखा, ना प्रोसिक्यूशन में ना इन्वेस्टिगेशन में कोई सही तरीके से हुई। और मामलात को ऐसे लगता है कि बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स ज्यादा की गई है। ये बिल्कुल ही सारा केस बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पोलिटिसाइज हो गया सारा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पोलिटिसाइज हो गया सारा केस और बिल्कुल सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है। अच्छा नाहिद खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे ही बात करते हैं। नाहिद खान साहबा अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो डेफिनेटली फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतनी सही तरीके से नहीं की गई, ना आपका बयान लिया गया, ना मखदूम साहब का बयान लिया गया, आप लोगों को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। अब जब ये फैसला आया है और हम देखते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि जी जो फोकस पर्सन है, जो मेन कातिल हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब कुछ करेगी पीपल्स पार्टी? दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड विद दिस केस? आसिफ जरदारी की सीरियसनेस तो आपको यहाँ से पता लग रही होगी कि वो कितने सीरियस हैं केस के। मतलब बिल्कुल बीबी की इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की, बिल्कुल कोई देखिए यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को पहले वावा किया गया, फिर उसको रिजेक्ट किया गया, फिर उसको चेंज कराने की कोशिश की गई। तो देखिए बहुत सारे है ना, खालिद शहनशाह का कत्ल होता है, उसके बाद बिलाल का कत्ल होता है, खालिद शहनशाह को कत्ल करने वाले का कत्ल होता है, 18 अक्टूबर को बीबी FIR करती है। आप देखिए ना ये सारे लिंक्ड हैं, आप इनको डी लिंक नहीं कर सकते, ये लिंक्ड हैं सारी चीजें। अगर आप 18 अक्टूबर की FIR पे एक्शन ले लेते तो आपको बहुत सारे क्लूज वहीं से मिलने शुरू हो जाते। ये सब ड्रामे हैं। मैं तो आज आपके चैनल से भी मैंने पहले भी कहा है, मैं आपके चैनल के थ्रू भी अपील करूंगी सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह आपने पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए GIT बनाई थी, लेकिन ये कत्ल का केस है आपके मुल्क की आइकॉन की सियासत की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, वो एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, एक ब्रिज का काम करती थी बिटवीन वेस्ट एंड इस्लाम। बात यह है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए
सबसे ज्यादा कुर्बानियां उनकी है। अगर इसके लिए GIT ना बनाई गई तो मैं समझती हूँ कि तारीख भी कभी माफ नहीं करेगी। इसमें मेरे समेत कोई भी बंदा इन्वॉल्व है, किसी जगह भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं समझती हूँ कि फांसी के फंदों पे उनको लटकाना चाहिए। ये कत्ल को माफ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी अगर ये बेनजीर भुट्टो का कत्ल इसी तरह चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाहिद जी, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से अपनी राय से आपने हमें आगाह किया। एक बार फिर से फैसल साहब की जानिब जाना चाहेंगे। फैसल साहब, ये बताइए कि जिस बेस पर ये फैसला किया गया है और कहा जाता है कि जी बेनजीर ने अपनी सिक्योरिटी के लिए साबिक सदर से कहा था कि जी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। इस सब के डिफेंस में साबिक सदर की स्टेटमेंट क्या थी, काउंटर स्टेटमेंट या आप कह सकते हैं डिफेंसिव स्टेटमेंट जो है वो उनकी जानिब से क्या सामने आई थी? देखिए, अभी इस केस में क्योंकि वो काउंटर उनकी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कभी की नहीं गई केस में, वो मरहला कभी पहुंचा ही नहीं। तो उससे पहले क्योंकि वो जो अदालत थी, प्रीवियस जज साहब तैयार थे, लेकिन ये जज साहब अपनी दानिश में इन्होंने वो सदर मुशर्रफ साहब मीनवाइल बाहर चले गए। ही वांटेड टू, ये जज साहब जो है इनका स्टेटमेंट वीडियो लिंक पे रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहे थे। वीडियो लिंक पे भी रिकॉर्ड हो सकता था, वैसे क्वेश्चन भेजा जाता है जो कि सेक्शन 540A CRPC के तहत एग्जेम्पशन इसी कोर्ट ने दिया उनको बेल के बाद जब वो वहाँ पे अपीयर हुए, और उनके एग्जेम्पशन में ही केस चलता रहा क्योंकि सदर मुशर्रफ की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी रिस्क होता था जी। तो उसके बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती तो ये हो जाती। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि ना तो प्रेसिडेंट, देखिए एक सियासी बात है ना, एक कानूनी बात है, दोनों में से जब अदालत में जाएंगे तो अब कानूनी बात करेंगे। सियासी बात तो कुछ भी की जा सकती है, जैसे अब नाहिद बीबी कह रही थी, लेकिन कानूनी तौर पर जब तक उनके वारिस नहीं जाएंगे GIT बनवाने के लिए तो वो कैसे बन सकती है? कौन सी कोर्ट जो है खुद इनिशिएटिव लेगी? इसी तरह से ये बात जो आपने सवाल किया है, कानूनी तौर पे तो फिर ये देखना पड़ेगा ना जी कि क्या सदर की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्या सदर मुमलकत के फ़राइज़ में शामिल है? जाहिर है नहीं है। और इसी तरह जो सजा दी गई है सऊद अजीज साहब को, CPO को कि जी पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो फिर देखना पड़ेगा कि कानून की किस शिक के तहत जो एक DIG लेवल का ऑफिसर है, क्या वो पोस्टमार्टम कराने का पाबंद भी था कि नहीं। और चालान में ये लिखा गया कि आसद जरदारी साहब ने मना किया उनकी, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आसद जरदारी साहब एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के बंदे हैं, और ये कोई पहली बात भी नहीं है, पाकिस्तान में खवातीन की जो पोस्टमार्टम होती है अक्सर नहीं करवाने दिया जाता। वर्षा जो है वो बहुत प्रेशर डालते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर। बिल्कुल ठीक फैसल साहब, और बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इस सब पर आपने जो है वो हमें अपनी माहिराना राय भी दी है। और डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और कैरेक्टर के ऊपर भी इस वक्त सवाल काफी उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी अगर GIT बनानी भी है तो उनके वारिसों को जो है वो GIT के लिए अपील करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट केस था, लेकिन इतना प्रोलॉन्ग हुआ है और उसके बाद भी फैसला जो है वो बहुत सी जमातों की जानिब से इस हवाले से GIT बनानी चाहिए और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। और डेफिनेटली इतना बड़ा केस है, इतनी बड़ी लीडर बेनजीर भुट्टो शहीद थी, तो डेफिनेटली अगर हम इस केस के हवाले से बात करें तो इस केस के फैसले का सभी को इंतजार था। और उसमें यही कहा जा रहा है, उनकी अपनी खुद बेटी ने भी जो है वो ट्वीट करके इस बात का इजहार किया है, बिल्कुल जो है वो ताबुज़ात का इजहार किया है कि जी फोकस पर्सन्स को जो है वो पकड़ा जाए। और यही कहा गया कि जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो इस हवाले से कोई लाहे अमल नहीं बनाया गया। और जहाँ तक उन्होंने लतीफ खोसा साहब की बात की कि ऐन के लिए, तो वो कहते थे कि उनकी आ लगेगी, लेकिन डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने इस मामले में कोई इंटरनल इंटरेस्ट शो नहीं किया है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको अपडेट करेंगे हम कराची से, जहां पर आपको बताएं कि साइट एरिया में कल रात से ही आग लगी हुई है और इस वक्त तक इतने घंटे गुजरने के बाद भी वहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैसल जलीस मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे और जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी फैसल, बताएगा आग पर तक काबू क्यों नहीं पाया गया? आज बिल्कुल साइड एरिया में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग को 14 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला बिल्कुल नाकाम नजर आता है। ताहम फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त मौजूद है मौके पर, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता शब जो है ये 8 बजे के करीब इस जूते की फैक्ट्री में आपसी का वाकया पेश आया था। फायर ब्रिगेड का अमला और शहर भर से तमाम तर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया था। तहम आग लगने के बाद जो फैक्ट्री है इसका कुछ हिस्सा जो है वो गिर के मुनत्तब भी हो गया था। उसके बाद भी रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुंचा था।
अब भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड अमले से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि आग पर जो है वो 60% काबू पा लिया गया है, लेकिन आग पर मजीद काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस वक्त कोशिशों में मसरूफ है। रेस्क्यूदारी की टीमें, मुताल्लिका थाने की पुलिस और दीगर जो है वो रेस्क्यू की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन अब तक कोई भी इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता लाखों रुपए मालियत का नुकसान बताया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर जो तैयार शुदा और जो खाम माल मौजूद था वो जलकर जो है वो खाकसर हो गया है। जी अपडेट कीजिएगा कि साथ साथ आग लगने की वजह क्या है, कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पे आग लगने की वजह जो है वो कल गुज़िश्ता रोज फायर ब्रिगेड के अमले का ये कहना था कि शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ तार टूटे थे तो फायर ब्रिगेड का अमले का ये कहना था कि शुबा है इस फैक्ट्री के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। पानी जो बारिश का गया उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाद मामूली नौयत की आग लगी थी, लेकिन इस आग ने इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद जो सामान रखा था उसको अपनी लपेट में लिया, जिसके बाद आग ने शिद्दत इख्तियार की और पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया। तमाम फायर ब्रिगेड का अमला गुज़िश्ता रोज भी रात भर कोशिशें करता रहा, लेकिन कुछ वक्त के लिए आग पर जो है वो काबू पाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अंदर जो माल मौजूद था, जो सामान था जिसमें आग के शोले बुलंद हुए थे, उसके अंदर कुछ सामान दबा हुआ था, वो दोबारा उसमें शोले बुलंद हुए, जिसकी वजह से आग दोबारा लगी थी। रात भर फायर ब्रिगेड का अमला काबू करता रहा, लेकिन इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड का अमला नाकाम दिखाई देता है। अब भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 14 घंटे से जायद का ठीक है, 14 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू एहलकार वहां पर मौजूद है। शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी, ताहम ये आग फैलकर अब बड़े पैमाने पर लग गई है और 60% इस आग को बुझा दिया गया है, जबकि बाकी काविशें जारी हैं। फैजान जली सब अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कराची की मवेशी मंडी के हवाले से, जहाँ पे सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस खरीदारों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाजिया ने एक खरीदार से बात की है, आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, मैं इस वक्त मंडी में जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे आसपास यहाँ पर बहुत पानी है। बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी जगह जगह खड़ा है, कीचड़ की सूरत हाल बहुत अबतर है यहाँ पर। और व्यापारियों से जो हमने बात की है, उनका कहना है कि हद से ज्यादा कीचड़ पानी जमा होने की वजह से वो अपने जानवर यहाँ पर टेंट में नहीं खड़े कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें आगे जहाँ पर सूखी जगह मिल रही है, हम अपने जानवरों को वहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जानवर गीले में और पानी में खड़े होते हैं तो उनको खुर की बीमारी और नज़ला बुखार की बीमारी का सामना होता है। इसके अलावा यहाँ व्यापारियों से जो मैंने पूछा है तो उनका कहना है कि वो खुद भी परेशान है इस सूरत हाल से। उनके टेंट सारे उखड़ गए हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा जो पानी, गंदा पानी यहाँ पर जमा है, जो गंदगी है, उसकी वजह से मच्छर और बहुत बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया के बारे में जो कुछ हमने जानने की कोशिश की तो इंतजामिया यहाँ पर हमें कहीं नहीं नजर आ रही, जो कि यहाँ की अबतर सूरत हाल को देख सके। आने वाले खरीदार बेहद परेशान है। हम भी यहाँ पर जिस जगह गए हैं, हमें भी यहाँ पर बेइंतहा परेशानी का सामना करना पड़ा है। कीचड़ है, पानी है बहुत ज्यादा, और आने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से बारिश होने के बाद अगर मंडी के दाम गिरने चाहिए, लेकिन दाम उसी तरह से है। पिछले दिनों जो कुछ जानवरों की यहाँ पर थी तादाद, उससे काफी हद तक जानवर यहाँ बिक चुके हैं और नया माल भी आया है। लेकिन यह है कि बारिश और गंदगी की वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना है आने वाले खरीदारों को और व्यापारियों को। जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर कीचड़ और पानी की वजह से काफी ज्यादा बीमारियां हैं, उनके बच्चे भी बीमार हो गए हैं। मच्छरों की बहुतात बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ पे सफाई का इंतजाम हमें कहीं नहीं नजर आ रहा। जी चलिए जनाब, शाजिया ने तो हमें आगाह किया है कि इस वक्त मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है। ना सस्पेक्ट कि अब एक तो बारिश हुई है और दूसरी तरफ कुर्बानी होने जा रही है, तो कुछ ज्यादा ही गंद जो है वो शहर कद में देखने को मिलेगा। तो अपने बिहाफ पर जनाब आप बिल्कुल सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बिल्कुल सफाई का ख्याल रखें। कीचड़ है, पानी है, परेशानी है। और अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से, और खाने पीने की बात होती है तो डेफिनेटली उसके लिए हम जाते हैं रैपिड रेसिपी की जानिब, और झटपट खाना बनाना है वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखना पड़ेगी आपको ये रैपिड रेसिपी। वैसे आई विश कि कोई ऐसी रेसिपी हो जो आज मैं ईद पे भी बना सकूं, कल काम आ जाए। जी चलिए जी, रैपिड रेसिपी। अच्छा, ख्याल है कि अभी तैयार हो रही है हमारी रेसिपी। आगे सोच रही है, चले जनाब देख लेते कौन सी रेसिपी है।
मुझे तो वैसे सब इसको देख के भूख लगी है। गार्लिक परमेसान चिकन हाँ। पॉपर्स टाइप की कोई ये चीज थी। और मैं यही कह रही थी कि ईद के हवाले से कोई रेसिपी हमें मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि जो लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो कुर्बानी वाले दिन स्पेशली ना तो बीफ खाती हूँ ना मटन खाती हूँ, मेरा दिल करता है चिकन में कुछ मिल जाए मुझे। अच्छा, कुर्बानी वाले दिन आप क्यों नहीं बीफ मटन क्यों नहीं खाते? पता नहीं, शायद वो हर तरफ से वो स्मेल आ रही होती है कि हर जगह पे ये कटा हुआ है। पे नहीं खाया जाता गोश्त ना। उस दिन ये होता है कि आप थोड़ा सा लाइट खा लें या कुछ लाइट नोट के ऊपर चले जाएं। हाँ, पॉपर्स बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जो है मेनली लोग जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन कलेजी ही पका रहे होते हैं, बारबेक्यू होता है रात के टाइम, वो तो फिर बारबेक्यू रात में जो है बारबेक्यू रखते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आज की तारीख की तरफ बढ़ते हैं। और आज की तारीख क्या है जो इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 1 सितंबर को 1977 में पंजाब के शहर लायलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रखा गया था। शहर फैसलाबाद की तारीख सिर्फ 1 सदी पुरानी है। आज से कमोबेश 100 साल पहले झाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलाका मवेशी पालने का गढ़ था। लायलपुर का नाम 1896 में जंग की तहसील के तौर पर बरतानवी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स लॉयल से मौसूम हुआ। अपने देहाती तमद्दुन की वजह से एक वक्त तक इसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता था। गवर्नर जेम्स लॉयल और डिसमंड यंग, जो इस वक्त तक के टाउन प्लानर थे, दोनों ने नए शहर को एक चौक के गिर्द आबाद करने का फैसला किया। ये चौक आज भी 108 साल से शहर के एन दरमियान घंटा घर के नाम से मौजूद है। 1979 में इसे सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मौसूम करके फैसलाबाद का नाम दिया गया। फैसलाबाद की आपने तारीख तो जानी है और फैसलाबाद वाकई तारीखी एतबार से इंतहाई अहमियत का भी हामिल है। खैर जनाब, आज हमने बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की है। हमने मवेशी मंडी का भी हवाला आपको बताया, शहर में मौसम किस तरह है और ईद के दिनों में मौसम किस तरह होगा इस पर भी बातचीत हमने की, और चांद रात की तैयारियों पर भी। तो अब जाने से पहले मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, वलसबा तो आपको खुद से विश करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से तमाम लोगों को आज की चांद रात भी मुबारक हो और कल ईद जो है वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और मैं तो यही आप तमाम लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि अल्लाह करे आपको कसाई टाइम पे मिल जाए और महंगा कसाई ना मिले, बिल्कुल सस्ता कसाई मिले और ढेर सारी खुशियां बनाइए, अपनी ईद सेलिब्रेट कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ, किसी का दिल ना दुखाइए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।